इस वीडियो में मैं आपको मेयोसिस के अमल के बारे में बताऊंगी जो खास किस्म के सेल्स में होता है जिन्हें जर्म सेल्स कहा जाता है और ये सेल्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। इंसानों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टेस्टिस कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओवरीज कहा जाता है। यही अज़ा हैं जहां जर्म सेल्स मौजूद होते हैं और यही जर्म सेल्स जिस्म के वाहिद किस्म के सेल्स हैं जो मेयोसिस के अमल से गुजर सकते हैं। हर सेल में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ों की सूरत में होते हैं। तो जर्म सेल्स भी 40 क्रोमोसोम्स के साथ 23 जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं। चूंकि इन सेल्स में 40 जोड़े 23 क्रोमोसोम्स की सूरत में होते हैं, इसलिए ये डिप्लॉइड कहलाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आखिर में क्या होता है? मेल और फीमेल गमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं, लेकिन जो गमीट्स मिलते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं जो बाद में एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। ये हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं? ये मेयोसिस के अमल से बनते हैं। तो ये 40 क्रोमोसोम्स रखने वाले जर्म सेल्स मेयोसिस से गुजरते हैं और 23 क्रोमोसोम्स वाले 4 सेल्स बनते हैं। और अब इन सेल्स की प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाती है। लेकिन 2 इजाफी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कहां से आए? क्योंकि अगर 23 जोड़े हैं और अगर ये अलग होकर हैप्लॉइड बन रहा है तो 23 क्रोमोसोम्स वाले 2 सेल्स बनने चाहिए, ठीक है। तो 2 इजाफी सेट्स कहां से आए? हम इसके बारे में जल्द सीखेंगे अब, क्योंकि ये अमल इतना संजीदा है। इसे 2 स्टेजेस में तकसीम किया गया है, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। इस वीडियो में मैं सिर्फ मेयोसिस 1 की बात करूंगी, जबकि मेयोसिस 2 को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। मेयोसिस 1 के स्टेजेस शुरू करने से पहले आइए याद करें कि सेल इंटरफेज में कैसा नजर आता है। याद रखें कि इंटरफेज में डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में होता है और सेंट्रोसोम्स मौजूद होते हैं। हर सेल में सिर्फ एक सेंट्रोसोम होता है जो 2 सेंट्रियोल्स से मिलकर बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक बरकरार है। सेल ने अभी मेयोसिस का अमल शुरू नहीं किया। इससे पहले कि सेल डिवीजन हो, चाहे वो माइटोसिस हो या मेयोसिस, सेल को अपना डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ता है और ये एस फेज में होता है सेल साइकिल के दौरान। तो एस फेज के आखिर में आपके पास रेप्लिकेटेड डीएनए भी होता है और रेप्लिकेटेड सेंट्रोसोम्स भी। तो अगर ये एक टेढ़ी लकीर क्रोमेटिन है तो अब ये रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन है, क्योंकि आप 2 टेढ़ी लकीरें देख रहे हैं। ये सवाल का जवाब देता है कि मेयोसिस के आखिर में कैसे 4 सेल्स बन सकते हैं जिनमें हर एक में 23 क्रोमोसोम्स हों, क्योंकि यहां डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है। तो मेयोसिस के आखिर में ये क्रोमोसोम एक सेल में जा सकता है और ये दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जा सकता है। ये एक सेल में जा सकता है और ये दूसरे सेल में जा सकता है। इस तरह सेल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। तो अब सेल फैसला करता है कि ठीक है, मैं मेयोसिस का अमल शुरू करूंगा। और ये प्रोफेज 1 से शुरू होता है, फिर मेटाफेज 1 आता है, फिर एनाफेज 1 और आखिर में टेलोफेज 1 पर ख़त्म होता है, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होती है। क्योंकि ये फेजेस मेयोसिस 1 का हिस्सा हैं, इसलिए इनको भी 1 के साथ लेबल किया जाता है, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 वगैरह। आइए प्रोफेज 1 से शुरू करते हैं, जो काफ़ी लंबा फेज है और ये खुद कई सब फेजेस पर मुश्तमिल होता है। और वो सब फेजेस हैं लेप्टिनिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लांटिन और डाइफेज। अब लेप्टिनिन के शुरू होते ही क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है ताकि क्रोमोसोम्स बन सकें। तो लेप्टिनिन के आखिर तक क्रोमेटिन मुकम्मल तौर पर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाता है और हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। याद रखें, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रियोल पर जुड़े होते हैं। वो सेंट्रियोल्स जो सेल में शुरू में एक दूसरे के करीब थे, अब सेल के मुखालिफ पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब ये स्टेज में
यानी जाइगोटन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जीन्स एक ही रीजन, एक ही जगह पर होते हैं और आपने एक अपने वालिद से और एक अपनी वालिदा से लिया होता है। तो ये क्रोमोसोम आपके वालिद से है और अगर ये आपकी वालिदा से है तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि इनमें जीन्स एक ही जगह पर हैं और ये तकरीबन एक ही साइज के भी होते हैं। तो जाइगोटन में ये होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाना शुरू करते हैं और जाइगोटन के आखिर तक ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर पेयर हो जाते हैं और इस पेयर को टेट्राड कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, इससे टेट्राड कहा जाता है। अब ये टेट्राड बनना क्यों जरूरी है? इसलिए कि पैकेटीन स्टेज में एक खास चीज होती है जिसे क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर या क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम जो रेप्लिकेट हुआ है, लेकिन एक और चीज होती है जिसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। होमोलॉगस पेयर वाले क्रोमोसोम्स में बाकी 2 क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। तो अगर ये दोनों सब्ज क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो एक सब्ज और एक गुलाबी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, लेकिन ये फिर भी इसी होमोलॉगस पेयर का हिस्सा हैं, इसीलिए ये यहाँ पेयर हुए हैं और उन्हीं 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर आप क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन के बारे में मजीद सीखना चाहते हैं तो हमारी इस मौजू पर वीडियो देखें। तो जैसे ही पैकेटीन खत्म होता है, रिकॉम्बिनेशन मुकम्मल तौर पर हो चुका होता है और जैसे ही डिप्लोइड शुरू होता है, ये टेट्राड जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये जुदा होना शुरू हो जाता है और ये क्रोमोसोम्स अब सिर्फ उन्हीं मकामात पर जुड़े रहते हैं जहां रिकॉम्बिनेशन हुआ था और इन मकामात को काइज़-मार्टर कहा जाता है। जैसे ही डिप्लोइड खत्म होता है और डायकाइनेसिस आगे बढ़ता है तो काइज़-मार्टर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ है। शुरू में ये मुकम्मल सब्ज था, ठीक है, अब इसमें कुछ गुलाबी हिस्से आ गए हैं। शुरू में ये मुकम्मल गुलाबी था और अब इसमें कुछ सब्ज हिस्से आ गए हैं। तो डायकाइनेसिस के आखिर में काइज़-मार्टर खत्म हो जाता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटना शुरू हो जाती है। इस स्टेज पर सेंट्रोसोम्स मुकम्मल तौर पर सेल के मुखालिफ पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही प्रोफेज 1 खत्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और जैसे ही मेटाफेज शुरू होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेल के दरमियान इस जगह पर आ जाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये सेल के दरमियान तरतीब में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर हर होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइंटोकोर पर जुड़ जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल इस तरफ से आकर इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल इस तरफ से आकर इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है। जैसे ही एनाफेज होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स काइंटोकोर से जुड़े होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अलग करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों एक पेयर थे और ये दोनों एक पेयर थे। अब ये पेयर अलग हो जाता है और ये पेयर भी अलग हो जाता है। तो एनाफेज में यही होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ये अब भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं लेकिन होमोलॉगस पेयर अलग हो जाएगा। एनाफेज 1 के बाद टेलोफेज 1 आता है और टेलोफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं और इनके इर्द गिर्द दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। जैसे ही टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है तो डॉटर सेल्स मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं और अब हर डॉटर सेल के पास होमोलॉगस पेयर में से एक क्रोमोसोम होता है। अब माइटोसिस के बाद के बरक्स ये क्रोमोसोम्स दोबारा मुकम्मल तौर पर डीकंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन नहीं बनते। इसकी वजह यह है कि उन्हें अभी मेयोसिस 2 से गुजरना है। याद रखें, अभी एक मुकम्मल स्टेज बाकी है, तो इसके लिए
ये थोड़ी सी डीकॉन्डेंसेशन से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही मेयोसिस 2 होता है ये दोबारा क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो हम यहाँ टेलोफेज 1 के आखिर पर रुकेंगे और मेयोसिस 2 की वीडियो में बिल्कुल इसी जगह से दोबारा शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा है।